हेलो बच्चों, कैसे हो सब? क्या हाल चाल है सबका? फिजिक्स नीट यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 6 में आपका मोस्ट वेलकम। लेक्चर नंबर 5 तक हमने पॉलीगन लॉ, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन एडिशन, इस पार्ट को हमने ज्योमेट्रिकली देखा और मैथमेटिकली भी देखा, उनके फॉर्मूलाज देखे। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन का जब बात करें अपन तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है तो दोनों एरो को सेम ऑर्डर में, और जो क्लोजिंग साइड होगी जिसका ऑर्डर अपोजिट होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो कर देगा। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखें तो दोनों एरो को सेम पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो जो क्रॉसपोंडिंग डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा। दोनों का मीनिंग सेम ही है। वैसे लिखने का तरीका आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मॉडुलस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, कोसाइन लॉ से आया था ये। और थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो ध्यान रखना है आपको। एंड एंगल आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल था एल्फा या फाई, जो भी लिखना चाहो, टेन एल्फा या टेन फाई इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा था। फिर हमने मोर देन टू वेक्टर्स हो तो पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन देखा था। तो एक के बाद एक एरो जो भी है सेम ऑर्डर में आप अरेंज करते जाइए, और रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्लोजिंग साइड को रिप्रेजेंट करेगा जिसका ऑर्डर क्या हो, अपोजिट हो। अब इसका फॉर्मूला कुछ है नहीं, स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं है। ज्योमेट्री जो भी आपको दे रखी होगी उनको एरो को अरेंज कीजिए, ज्योमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। समझ आई ना बात? अब बड़ा सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, सिंपली क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से उन क्वेश्चन को कर सकते हो। और उसके अलावा सब्ट्रैक्शन वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको एडिशन से भी शो कर सकते हो, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, माइनस बी वेक्टर अपोजिट कर दो, एंड जो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा। उसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज पाई माइनस थीटा, जिससे ही तो वो माइनस आया था बाहर। और सब्ट्रैक्शन वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना आया था, बीटा, एंड tan बीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन में ए माइनस बी cos थीटा। तो ये बेसिक से फॉर्मूलाज थे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं बेटा, उन क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कीजिए, जो मैंने क्वेश्चंस लगवाए थे आपको वो क्वेश्चंस आपने शायद कर लिए होंगे। आज के लेक्चर में भी आपको मौका मिल रहा है, आप और प्रैक्टिस कीजिए, उन क्वेश्चंस को कीजिए बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में, 7th लेक्चर के अंदर उन डाउट्स को अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए न्यू आर्टिकल, नया लेक्चर, नया आर्टिकल, नल वेक्टर। नल वेक्टर ये बड़ा खास वेक्टर है, क्या होता है अभी हम देखते हैं। नल का मतलब जीरो, नल वेक्टर मींस जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी। डेफिनेशन क्या है? ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो is called null vector और सिंपली जीरो वेक्टर। वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको अपन नल वेक्टर बोलेंगे बेटा। एंड डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है इसकी, नल वेक्टर की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड जीरो होता है। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जीरो के ऊपर एरो लगा दो, है ना। हाँ, जीरो के ऊपर एरो लगाना जरूरी है, इसको थोड़ा सम्मान देना है अपन को। ठीक है, थोड़ी रेस्पेक्ट करनी है इसकी। जीरो, खाली जीरो लिखोगे तो वो तो मैग्नीट्यूड हो गया। खाली अगर आपने जीरो लिख दिया है ना, ओनली जीरो लिखा आपने, तो वो एक केवल मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। जीरो के ऊपर एरो लगा दोगे तो वो जीरो वेक्टर हो गया, राइट। वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, ठीक है, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो पर डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है उसकी। ठीक है बेटा, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, इसको ध्यान से देखना आप। जैसे ये ए वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर है। ठीक है, प्लीज सही से देखना। और ये सी वेक्टर है, इतना सा सी वेक्टर। अब आपसे कोई कहे कि
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा? तो पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन से देख सकते हैं आराम से अपन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर आर वेक्टर ना, रिजल्टेंट वेक्टर यही आएगा ना, दिस इज द आर वेक्टर। बोलो बोलो, है ना, ये आर वेक्टर आ गया, छोटा सा है आर वेक्टर। लेकिन अब अगर आपको कोई कहे कि यार सी वेक्टर को इंक्रीज करो, ये एरो थोड़ा बड़ा करो, लो जी बड़ा कर दिया, यहां तक ले आया। अब यहां तक लाके मैं आपसे कहूं कि अब आर वेक्टर बताओ कौन सा होगा? ये वाला होगा ना, आर वेक्टर छोटा सा हो गया ना एकदम, आर वेक्टर छोटा हो गया। अब आप ये सोचो कि अगर मैं सी वेक्टर को इंक्रीज करके बढ़ा करके एकदम इसकी टिप पे ले आऊं, मतलब इसकी टेल पे ले आऊं, मतलब सी वेक्टर अगर मान लीजिए ये वाला होता तो लो, अब आर कहां गया? आर तो खत्म ही हो गया ना, आर का मैग्नीट्यूड तो एकदम जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो ये चीज है, बहुत खास चीज है बेटा। तो यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो लिखा है हमने यहां पर, मैं यहां लिख देता हूं, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन तीनों का, वो यहां पर दिख ही नहीं रहा है, वो तो खत्म ही हो गया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्या तीनों के तीनों का ऑर्डर सेम है ना? और रिजल्ट क्या आया? जीरो आया। यहां पर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, इसलिए अपन आर वेक्टर को जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? अगर आपको सारे एरोज, है ना, सारे एरो जो है सेम ऑर्डर में दे रखे हैं, एक साइक्लिक ऑर्डर में है, साइकिल बन रहा है पूरा पूरा कंप्लीट, है ना, तो बेटा रिजल्ट कितना आएगा? जीरो आएगा। समझ में आ गई बात? कितना सिंपल है देखो। तो यहां पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले कंडीशन ऑफ जीरो वेक्टर फॉर थ्री वेक्टर्स। तीन वेक्टर लेने हैं अपन को, थ्री वेक्टर्स, और उनका रिजल्टेंट जीरो फाइंड आउट करना है। जीरो जीरो होने के लिए शर्त लिखनी है अपन को, कंडीशन लिखनी है। तो कंडीशन कुछ भी नहीं है यार, बहुत सिंपल है, ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री से आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, इफ थ्री वेक्टर्स हैविंग रिजल्टेंट जीरो वेक्टर, दैट मीन्स all three vectors will form a triangle. Okay, zero resultant, then these three vectors या arrows form a triangle. अगर इनका तीनों का रिजल्टेंट जीरो है तो ये एक ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे, ये कंफर्म है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है भाई। अच्छा, मान लीजिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सी? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सी? ठीक है, कोसाइन लो, आप प्लीज कंफ्यूज नहीं होना आप मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड बोले तो ज्योमेट्री, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी की बात करें तो मॉड्यूलस ऑफ सी यहां पर कितना आएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आया ना? क्या इसमें कोई दिक्कत? आप कह सकते हो सर ये तो रिजल्टेंट वेक्टर का था, ये तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर का था, तो क्या दिक्कत है? रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर बनाऊं तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा ना, उसका मैग्नीट्यूड भी यही होगा। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड वो नहीं होगा क्या? मैग्नीट्यूड वो तो लेंथ यार, उसमें डायरेक्शन का कोई मेंशन ही नहीं होता, तो डायरेक्शन इधर या इधर कुछ भी ले लो, क्या मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ में कोई चेंज आएगा? नहीं ना। हाँ, लेकिन यहां पर अगर तीनों वेक्टर एक ही ऑर्डर में है तो ये तो कंफर्म है इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है? जीरो है। मैं क्या बोल रहा हूं, तीनों का रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो है। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ए है, बी का बी है, तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डेफिनेटली इतना होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए, ऑब्लिक लगा के लिख दिया मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज सी, देन सी शुड बी इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंड वी नो दैट
If theta is 0, then C will have maximum value A plus B. And if theta is 180, then C will have minimum value A minus B or B minus A, maximum and minimum value. That means mod of C or simply C less than or equal to A plus B or greater than or equal to A minus B or B minus A. मतलब C जो है उसकी जो लेंथ है या जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड भैया इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, अगर है तो पक्का रिजल्टेंट 0 है। समझ में आ गई होगी आपको बात, ये क्लियर हो गई होगी। तो जीरो वेक्टर समझ लिया हमने, रिजल्टेंट 0 है। रिजल्टेंट 0 बोले तो मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है उसकी। और दूसरी खास बात, मैग्नीट्यूड जो है सी वेक्टर का या जो भी है थर्ड एरो जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डेफिनेटली ए प्लस बी और ए माइनस बी या बी माइनस ए के बीच में या उनके बीच में लाई करेगा। एंड इवन आप ये भी लिख सकते हो यहां पर, और यहां पर मैं अगर बी लिख दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस सी, ए माइनस सी और सी माइनस ए। और सिंपली मैं यहां पर ए भी लिख सकता हूं बी प्लस सी, तो यहां लिख दूंगा मैं बी माइनस सी और सी माइनस बी। ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत कोई जरूरत थोड़ी है भाई। एक्सटीरियर एंगल, अब इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो फिर अगर मैं ये वाला एंगल कंसीडर कर लूं तो ये वाला, तो फिर ए को अगर मैं फाइंड आउट करूं, ये वाला एंगल मुझे मान लीजिए थीटा 2 पता है या थीटा डैश पता है, सपोज थीटा प्राइम है, तो आप अगर ये वाला एंगल थीटा प्राइम है, ये मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये दोनों लेंथ पता है आपको, क्या लिखोगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc cos थीटा डैश ना। तो इसका मतलब ए की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी बी प्लस सी और मिनिमम वैल्यू बी माइनस सी और सी माइनस बी, कुछ भी हो सकता है, ज्यादा में से कम को सेपरेट करना है। सिमिलरली बी को देखना है तो बी के सामने वाला एक्सटीरियर एंगल ये वाला आ जाएगा, थीटा डबल डैश लिख दो, तो उस केस में बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac cos थीटा डबल डैश। बोलो, तो वहां से आप लिख सकते हो बी इज इक्वल टू बी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बी की ए प्लस सी एंड मिनिमम वैल्यू ए माइनस सी और सी माइनस ए। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई सी भी कंडीशन ले सकते हो आप, ठीक है। तो अगर तीन वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है ना, तो डेफिनेटली तीनों के तीनों एक ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे और उनकी साइड लेंथ कुछ इस टाइप से होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं जैसे यहां पर एक क्वेश्चन लेता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं बेटा, three vectors having magnitude equal to 4 Newton, 6 Newton, 5 Newton. Okay, their resultant can be 0 or not, ठीक है। क्या कह रहा है आपको, ये तीन वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 5 न्यूटन है, और आपसे पूछा है कि क्या उनका दे रिजल्टेंट कैन बी 0 और नॉट, मतलब उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये पूछा बस केवल आपसे, ठीक है। तो आप ये देखिए, इसको फाइंड आउट करना बड़ा आसान है। तीन वेक्टर है ना, 4, 6 एंड 5, तो आप ए को 4 मान लो, बी को 6 मान लिया और सी हो गया 5, हो गया। तो आपको पता है जो सी जो है, या सी ले लो, एक सी ले लो, सी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी होनी चाहिए और मिनिमम वैल्यू जो है वो ए माइनस बी या बी माइनस ए होनी चाहिए। तो यहां पर बी ज्यादा है ए से, तो बी माइनस ए लिख दिया मैंने, और बी माइनस ए अगर करा जाए तो यहां पर 6 माइनस 4 कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और ए प्लस बी किया जाए तो 10 आ गया ना। और यहां पर देखो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है ना, तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 5 क्या 2 और 10 के बीच में है ना, लाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर है यस, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है, समझ गए। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। कई बार ये दिया होगा कि दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इतना इतना है, तो बताइए रिजल्टेंट 0 करने के लिए तीसरा वेक्टर कौन सा पॉसिबल है, ठीक है, कौन से कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट 0 हो सकता है।
इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उस क्वेश्चन को लिख देता हूँ, एक बार बोर्ड को रब करूँ बेटा। हाँ बेटा, एग्जाम्पल देखना, इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स रिजल्टेंट कैन बी 0। तो ये 4 आपको दे रखे हैं ऑप्शंस और कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं, ठीक है। वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन आपको और कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं 3-3 के। तो आपसे पूछा है कि किनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। चलिए देखते हैं, आइए सबसे पहले इसको चेक करते हैं। आप अपनी इच्छा से, अपने मन से किसी को भी a मान सकते हो, किसी को भी b, और लास्ट वन को c मान लीजिए। से मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ और इसको c मान लूँ, ठीक है। नेक्स्ट में मैं ऑर्डर चेंज कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए। तो ये a, ये b और ये c है बेटा। तो एक बात बताइए, c जो है देखा जाए तो a प्लस बी से के बराबर या उससे कम होना चाहिए। a प्लस बी कितना आएगा, 8 + 2 10 आ जाएगा ना। और a माइनस बी या a माइनस बी की बजाय b माइनस ए करना, क्योंकि ज्यादा वाले में से कम वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 - 2 करोगे तो कितना आ गया, चलो मैं यहां लिख देता हूं 8 - 2, और यहां लिखना है अपन को 8 + 2। तो कितना आ गया, ये आ गया ना, c जो है वो ये 6 आ गया, और ये कितना आ गया 10। तो कह रहा c जो है वो 6 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, और c जो है 10 के बराबर या उससे कम होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो c है वो कितना दे रखा है, 11 दे रखा है ना, है ना, फॉर नल वेक्टर। नल वेक्टर के लिए आपको ये कंडीशन लिखनी है। तो c की वैल्यू 6 और 10 के बीच में लाई करनी चाहिए, लेकिन c की वैल्यू 11 है और 11 10 से ज्यादा है ना। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया ना बेटा, तो ये हो गया गलत, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इसमें 0 रिजल्टेंट नहीं होगा। समझ में आ रही ना बात। आइए इसमें आइए, अब आप a b c किसी को मान लीजिए, जैसे मैं इसको a मान लेता हूं, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। लो अब चलो करो, c जो है वो a प्लस बी देखो कितना आएगा, 3 + 1 4 ना, 4 के बराबर या उससे कम। और a माइनस बी कर दो, 3 - 1 कितना आ गया, 2 आ गया ना। तो कह रहा है c की जो वैल्यू है इस केस के लिए 4 के बराबर या उससे कम या 2 के बराबर से ज्यादा होनी चाहिए। ये c कितना है, 4 न्यूटन है ना। इसका मतलब ये एग्जैक्टली इसके बराबर तो आ ही रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल है, इसमें रिजल्टेंट 0 पॉसिबल है बेटा। थर्ड में चलो किसी को मान लो a प्लस बी, जैसे इसको a मान लिया, इसको b इसको मान लेते हैं चलो, और इसको c मान लेते हैं, ठीक है। अब चेक करो, चलो a b c लिख दो। a प्लस बी कितना आएगा, 5 + 12 17। और a माइनस बी करोगे नहीं, नेगेटिव हो जाएगा। b माइनस ए करो, 12 - 5 12 - 5 कितना आ गया, 7, ठीक है। तो 12 - 5 इज 7, और 12 + 5 इज 17। और ये c कितना दे रहा है, 6 न्यूटन दे रहा है ना बेटा। क्या ये 7 और 17 के बीच में लाई करेगा क्या, नहीं ना, 6 रेंज से बाहर है। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट 0 पॉसिबल नहीं है। 4 देखो 8 20 10, तो ये बिलीव हो चुका है आपको, तो आप कोई भी ऑर्डर में रख दीजिए a b c। चलो c बनाओ। मैक्सिमम वैल्यू 8 + 20 28, मिनिमम वैल्यू 8 20 - 8 20 - 8 12, ठीक है। तो ये जो c है ना वो 12 और 28 के बीच में लाई करना चाहिए, बट यहाँ पर c कितना गिवन है आपको, 10 गिवन है बेटा। ढंग से देख लो कितना गिवन है, 10 गिवन है ना। इसका मतलब ये भी रेंज से बाहर हो गया, इनकरेक्ट। तो इसमें से केवल और केवल एक आंसर सही है। समझ गए होंगे आप शायद। तो बड़ा आसान है 0 रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका। 3 वेक्टर्स अगर आपको दे रखे हो, तीनों का मैग्नीट्यूड गिवन हो, तो 0 रिजल्टेंट बड़ा इजीली फाइंड किया जा सकता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को केयरफुली देखिए आप, क्या कह रहा है, a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, c वेक्टर गिवन है, और तीनों के तीनों एक साइकिल के अंदर है। देखो तो तीनों के तीनों अगर साइकिल के अंदर हैं, सीधी सी बात है रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। समझ में आ गया था आपको। तो रिजल्टेंट कितना आएगा इनका, 0 आएगा। तो ये वैसे मैंने लिख दिया है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं थी। a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, इसमें कोई शंका कोई डाउट नहीं है। ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा है। आपको पूछा फाइंड मोड ऑफ c, मोड ऑफ c पूछा है, तो ये कोसाइन लो लगाओ ना बेटा, सिंपल, घबराइए नहीं, कोसाइन लो लगा दीजिए। एक्सटीरियर एंगल 60 है, इसका मॉडुलस पता है, इसका मॉडुलस पता है, लेंथ पता है, सिंपली कितनी है, 4 है ना। तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4, कोसाइन लो लगा रहा हूं मैं, इंटू में कोस कितना आया 60। कोई डाउट, तो सी वेक्टर का मॉडुलस आ जाएगा, मतलब ये लेंथ आ जाएगी आपके पास। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर,
3 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर का रूट कितना आएगा, 4 स्क्वायर का 4 हो गया, 3 का हो जाएगा √3, देन आंसर इज 4√3। तो सी का जो मॉडुलस है, जो मैग्नीट्यूड है, 4√3 आ गया। उसके अलावा एक चीज और आपसे पूछी है, वो क्या, एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो एंगल देखते हैं, सी वेक्टर एंड बी वेक्टर। आइए बेटा ध्यान से देखना, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है देखो, और सी वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है, ढंग से देख लो, ये वाली देखो, इधर है एरो, तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल ये वाला है। ध्यान से देख लेना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। बी वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है एंड सी वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है। एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज दिस वन, ये एंगल फाइंड आउट करना है अपन को। अच्छा एक चीज और, ए वेक्टर का मॉडुलस 4 है, बी वेक्टर का मॉडुलस 4 है, तो ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे, क्योंकि दोनों साइड लेंथ बराबर है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, एंड इवन इन दोनों एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब 2 थीटा बराबर कितना आ गया, यहां से 60 डिग्री आ गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। बोलो, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। लेकिन आपको ये वाला एंगल चाहिए, फाई पूछा है, फाई मान लेते हैं इसको, अल्फा माना चाहे अल्फा, कुछ भी मान लो। तो सी वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, फाई है, और फाई की वैल्यू बेटा देखा जाए पूरा 180 है, ये स्ट्रेट लाइन पूरा 180, 180 में थीटा घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 180 माइनस थीटा, एंड हियर थीटा इज 30 डिग्री, तो 180 माइनस 30, देन वी हैव फाई इज इक्वल टू 150 डिग्री। द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 150 डिग्री। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप एक बार क्वेश्चन को ड्रॉ कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करो और एक बार पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है ये। 3 वेक्टर हैं देखो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और तीनों सेम ऑर्डर में हैं, और सेम ऑर्डर में हो, साइकिल बन रहा हो, क्लोज बन रहा है, तो इतना तो कंफर्म है, रिजल्ट कितना आएगा इसका, 0 आएगा। नल वेक्टर के स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था, 3 वेक्टर का रिजल्टेंट अगर 0 होता है तो तीनों एरोस एक ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे और सेम ऑर्डर में होंगे। ठीक है, इसको हमने देख लिया था, समझ लिया था, ठीक है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट 0 है, मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर forms triangle in same order, which means a vector plus b vector plus c vector is equal to 0 वेक्टर। इसमें तो कोई शंका नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। तीनों वेक्टर अगर एक ही ऑर्डर में हैं, सेम ऑर्डर में हैं, तो इसका मतलब रिजल्टेंट कितना है इनका, 0 है। ये कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब कह रहा है अपन को कि ए का मॉडुलस ए है, बी वेक्टर का मॉडुलस बी है, सी वेक्टर का मॉडुलस सी है, मॉडुलस दे रखा तीनों का, ठीक है। उसके अलावा एंगल भी दे रखे हैं, देखो ए वेक्टर की डायरेक्शन देखो इधर है ना, बी वेक्टर की डायरेक्शन देखो इधर है ना, वेक्टर टिप देखो, इसका इधर है टिप, इसका इधर है, एंगल गामा है। सिमिलरली बी वेक्टर सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। सिमिलरली सी वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, बीटा है, ठीक है। तो ये एंगल्स भी दे रखे हैं आपको। देन शो दैट a बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू b बाय साइन बीटा इक्वल्स टू c बाय साइन गामा, ये है। तो अब तो क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया, ये ट्रायंगल बन गया, सेम ट्रायंगल बना दिया। अब आप ये बताएं कि ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये अंदर वाला एंगल तो आप बता ही सकते हो भैया, पाई माइनस अल्फा होगा, सिंपल। ये वाला एंगल गामा है, तो ये अंदर वाला एंगल कितना आएगा, पाई माइनस गामा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये वाला एंगल बीटा है, तो ये अंदर वाला एंगल, इंटीरियर एंगल कितना आएगा, पाई माइनस बीटा। तीनों एंगल्स आ गए देखो अपने पास, यहां तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद साइड भी अपन को दे रखी है, इसकी साइड बोले तो मतलब मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है और इसका मैग्नीट्यूड सी है। अब आपको पता ही है साइन लो, साइन लो मैंने आपको बताया था ना, डिराइव किए करवाया था मैंने, एक पार्ट साइन लो का थोड़ा सा आपको बताया था, डिराइव करवाया था, ठीक है, पूरा तो नहीं लेकिन
मैंने आपको हिंट दे दिया था, आप खुद से भी डिराइव कर सकते थे। तो साइन लॉ से आप इसको कर सकते हो, यूजिंग साइन लॉ। चलो यहां लिखता हूं मैं, साइन लॉ क्या पढ़ा था हमने, ए बाय साइन ऑफ दिस एंगल, सामने वाला फ्रंट वाला एंगल, इज इक्वल टू ये बी बाय साइन ऑफ दिस एंगल, नेक्स्ट सी बाय साइन ऑफ दिस एंगल, समझे बात को, कितना सिंपल है देखो। अब साइन पाई माइनस अल्फा, साइन पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो साइन पाई माइनस अल्फा शुड बी पॉजिटिव। पहली बात तो पाई है तो कोई कन्वर्जन भी नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, और फिर क्या बचा अल्फा, तो क्या है क्या अल्फा, मतलब साइन पाई माइनस अल्फा इज प्लस साइन अल्फा। सिमिलरली साइन पाई माइनस बीटा इज साइन बीटा, sin pi minus gamma is sin gamma. Then we have a upon sin alpha is equal to b upon sin beta is equal to c upon sin gamma. ये लो प्रूफ कर दिया हमने। इसके पीछे की जो मैथमेटिक्स थी वो तो हमने डिराइव नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो पढ़ रखी है वहां पे, साइन लो के अंदर पढ़ रखी है, ठीक है। वेक्टर के स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था साइन लो कोसाइन लो, तो वहां पर मैंने डिराइव करवा दिया था, कोसाइन लो डिराइव करवाया था, साइन लो का भी आधा पार्ट डिराइव करवा दिया था, हिंट दे दिया था मैंने, इस तरीके से आप कर सकते हो डिराइव, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, हाईफाई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यारी सी एक इक्वेशन बन गई बेटा वेक्टर के लिए भी, है ना। तो चलो इस पर बेस्ड एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम समझते हैं बेटा आगे। प्यारी सी थ्योरम है लामीज थ्योरम, ठीक है, लामीज थ्योरम मैंने लिख दिया यहां पर। इफ रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स इज अ जीरो वेक्टर, मतलब 3 वेक्टर हैं और तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो है, इसका मतलब वो ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे सेम ऑर्डर में, ठीक है, क्लोज हो जाएगा एकदम पूरा। लेट्स से these vectors are a vector comma b vector and c vector, then we can write a vector plus b vector plus c vector equals to 0 vector, their resultant is 0 vector, right। यहां पर मैंने तीनों एरो को एक ऑर्डर में नहीं जमाया है, लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग तीनों एरो का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट सेम रख दिया। देखो ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर देखो मैंने इधर ड्रॉ किया है, और सी वेक्टर इधर ड्रॉ किया, मतलब तीनों एरो का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। स्टार्टिंग पॉइंट तीनों एरो का सेम है, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का ए है, बी वेक्टर का बी है, और सी वेक्टर का सी है। अच्छा उसके अलावा एंगल्स देख लो, ए वेक्टर के सामने जो फ्रंट में जो एंगल दिख रहा है वो अल्फा है, लेकिन अल्फा किसके बीच में एंगल है देख लो, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में एंगल है अल्फा। यहां पे गौर से देखना, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा है। सिमिलरली बीटा देखो, बीटा दिख रहा है, बीटा जस्ट बी के सामने वाला है, और ये सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल है। सिमिलरली गामा देखो, गामा वेक्टर जो है वो सी के जस्ट सामने वाला है, गामा एंगल सॉरी, तो वो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल है। तो लामीज थ्योरम क्या कहती है, अगर तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है देन आप लिख सकते हो ए अपॉन में साइन अल्फा बराबर बी अपॉन में साइन बीटा बराबर सी अपॉन में साइन गामा। देखो ए बाय साइन अल्फा, बी बाय साइन बीटा, सी बाय साइन गामा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो साइन लो है, ये तो डेफिनेटली साइन लो है बेटा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ये साइन लो से ही आया है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो ए वेक्टर दिख रहा है आपको, ए वेक्टर को ले आओ यहां पर, ठीक है, ए वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर बी वेक्टर दिख रहा है, इधर है, इधर उस एरो को उठा के यहां चिपका दो, सेम ऑर्डर में चिपका देना है। ये लो चिपका दिया बी वेक्टर को, उठा के यहां ले आया सीधा। फिर सी वेक्टर देखो यूं जा रहा है ना, यूं इधर जा रहा है, सी वेक्टर को उठा के यहां चिपका दो, ये लो चिपका दिया। अगर ये तीनों का रिजल्टेंट 0 है तो पक्का ये ट्रायंगल बनेगा, और कोई जरूरी नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है ये, ठीक है, ये एरो की लेंथ कम ज्यादा हो सकती है, सीधी सी बात है। अच्छा ए वेक्टर का मॉड्यूलस कितना है, ए है, कोई दिक्कत नहीं, बी वेक्टर का बी है, और सी वेक्टर कितना है, सी है। अब एंगल देख लो फटाफट, और कुछ नहीं करना। एंगल देखो, सबसे पहले अल्फा देखो, अल्फा किसके बीच में, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में है। बी वेक्टर देखो ये है, ये डायरेक्शन है, और सी वेक्टर ये, तो एंगल अल्फा ये है। इसका मतलब अंदर वाला एंगल कितना आ गया, पाई माइनस अल्फा आ गया, ठीक है।
बीटा देखो, बीटा है सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में, सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में बीटा एंगल है, ये वाला एंगल बीटा है ना, सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में। तो फिर अंदर वाला एंगल कितना आ जाएगा, पाई माइनस बीटा। सिमिलरली अब गामा बचा है, गामा देखो किसके बीच में एंगल है, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में, ए वेक्टर देखो इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो ये वाला एंगल गामा है, इसका मतलब ये अंदर वाला एंगल कितना आ गया, पाई माइनस गामा। लो अब ट्रायंगल बन ही रहा है, तो बाकी तो अपन जानते हैं, साइन लो लगा सकते हैं, ए बाय साइन ऑफ दिस एंगल, अभी हमने क्वेश्चन भी किया ही था, बी बाय साइन ऑफ दिस एंगल एंड सी बाय साइन ऑफ दिस एंगल। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो, तो साइन पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, तो यही सेम चीज आ जाएगी। ठीक है ना, तो अगर तीन वेक्टर्स अगर आपको एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं और तीनों का रिजल्टेंट अगर जीरो है ना, तो आप लामीज थ्योरम ये अप्लाई कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा है, ए बाय साइन अल्फा बराबर बी बाय साइन बीटा बराबर सी बाय साइन गामा। अब अपन दो तीन न्यूमेरिकल देखें लामीज थ्योरम पर बेस्ड, तीन वेक्टर्स रिलेटेड। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एक सरल सा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो पढ़ो आप जरा इसको। F1 वेक्टर दे रखा है, F2 वेक्टर दे रखा है, F3 वेक्टर दे रखा है, ये वाला एंगल 90 गिवन है आपको, और उसके अलावा ये लाइन ड्रॉ करके एक्सटेंड करके आगे ये वाला एंगल थीटा बना रखा है। रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्स वेक्टर्स F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर इज जीरो, इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब लामीज थ्योरम लगा सकते हो, और तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। F1 का मॉडुलस 4 दे रखा है इसका, और F2 का मॉडुलस 3 दे रखा है, और आपसे पूछा है फाइंड मॉडुलस ऑफ F3, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बताना है और थीटा भी बताना है आपको। ठीक है ये क्वेश्चन है। अब यहां पर कहीं ऐसा नहीं लिखा हो कि लामीज थ्योरम से कीजिए, लेकिन लामीज थ्योरम से आप कर सकते हो, और विदाउट लामीज थ्योरम करना चाहते हो ट्रायंगल फॉर्म करके, तो वैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो वैसे भी बता दूंगा। तो देखो आप जरा लामीज थ्योरम से करते हैं अपन बेटा। चलो लामीज थ्योरम लगाएं। देखो एक चीज देखो, F3 के सामने वाला एंगल कितना 90 है ना, F3 का मॉडुलस मैंने F3 लिख दिया, F1 का मॉडुलस कितना है बेटा 4 है, और F2 का मॉडुलस कितना है 3 है ना, यस ये 90 है। अच्छा ये वाला एंगल भी 90 है ना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहां पर, देखो ध्यान से देखना, F3 अपॉन में साइन ऑफ दिस एंगल 90 है ना, तो शायद कैलकुलेशन आसान हो जाए, F3 अपॉन में साइन पाई बाई 2, सही लिखा है मैंने, इज इक्वल टू, चलते हैं आगे देखो। अब यहां चलते हैं अपन इस पे, F1 की वैल्यू कितनी 4 है ना, 4 अपॉन में साइन ऑफ दिस एंगल, ये पूरा एंगल देखो आप कितना है, अच्छे से देख लो, ये पाई बाई 2 प्लस थीटा है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो F1 का मतलब मॉडुलस 4 है, 4 अपॉन में साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, आ गया। नेक्स्ट और ले लेते हैं नंबर, F2 कितना है 3 है ना, 3 के सामने वाला एंगल ये वाला होगा ना, पक्का। तो क्या आप बता सकते हो ये एंगल कितना होना चाहिए, सोचो पूरा एंगल कितना होता है 360 होता है ना, मतलब 2 पाई होता है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा फिर, सोचो 2 पाई में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, इन दोनों एंगल का सम, मतलब पाई बाई 2, ये वाला भी पाई बाई 2, और ये वाला थीटा, समझ रहे हो ना, बड़ा सिंपल है एंगल फाइंड करना। तो पाई बाई 2 पाई हो जाएगा, पाई प्लस थीटा हो गया ये, और पाई प्लस थीटा को 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, पाई माइनस थीटा आ गया ना, बताओ बताओ। तो ये वाला एंगल हमारे पास पाई माइनस थीटा के बराबर आ गया तो ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो 3 बाय साइन पाई माइनस थीटा हो गया। अब कुछ नहीं, अब थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको, देखो F3 अपॉन में साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, फिर 4 बाय साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और पाई बाई 2 आ गया तो साइन बदल जाएगा कॉस के अंदर, तो कॉस थीटा आ गया बराबर, यहां देखो 3 अपॉन साइन पाई माइनस थीटा, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, पाई है तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, और थीटा आ जाएगा, मतलब साइन थीटा आ गया, ये लो आ गया ना, कितना सिंपल है देखो। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो एक काम करें, इन दोनों को इक्वेट करो पहले तो F3 बराबर 4 बाय कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा को इधर ले आओ, बराबर 4 आ जाएगा, आ गया। सिमिलरली इन दोनों को बराबर करो, इन दोनों को बराबर कर लो,
तो F3 बराबर आ गया 3 अपॉन में साइन थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो F3 साइन थीटा आ गया बराबर 3। अब इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर दो, क्योंकि हमें साइन थीटा कोस थीटा नहीं चाहिए अभी अभी के लिए। तो देखो F3 स्क्वायर, ध्यान से देखना, स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दो और फिर सम कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, सम कर दो दोनों को। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब यहां से F3 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आ गया। ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा बराबर, यहां पे देखो 16 प्लस 9 25, देन F3 कितना आ गया 5 आ गया, 5 न्यूटन, यूनिट न्यूटन है ना, 5 न्यूटन आ गया देखो। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 5 न्यूटन। उसके अलावा आप एंगल भी बता सकते हो, एंगल देखो तो इसमें रख दो, किसी में भी एक इक्वेशन रख दो, जैसे F3 cos थीटा बराबर मैंने 4 लिख दिया, चलो ये, और F3 की वैल्यू 5 है, तो cos थीटा बराबर कितना आ गया 4/5। 4/5 जानते हो ना क्या, कौन सा एंगल होता है, cos थीटा की वैल्यू अगर 4/5 है तो ट्रायंगल भूल तो नहीं गए ना। देखो ये रहा एंगल थीटा, ये मान लीजिए 4 है, ये 5 है, हाइपोटेनस 5 है, क्योंकि cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5, ये 3 आ जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए ये जो छोटे वाला एंगल, छोटे वाली साइड थी ये 37 था, और ये आ जाएगा 53, ये 90, तो इसका मतलब ये पक्का पक्का क्या होगा, थीटा बराबर आ गया 37 डिग्री। समझ गए, इस वे से आप सॉल्व कर सकते हो बेटा। अब मैं चाहता हूं कि इसको लामीस थ्योरम की बजाय अपन इसको नॉर्मल वे से करें, तो इस वे से थोड़ा सा लेंथी पड़ गया क्वेश्चन, है ना। अब अपन इसको सिंपल वे से ट्रायंगल से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। मैं यही एक्सप्लेन करता हूं आपको, देखना एक बार। आपको F1 दे रखा है, F2 दे रखा है, F3, 3 वेक्टर्स हैं, तीनों का पक्का पक्का ये है कि रिजल्टेंट अगर 0 तो तीनों ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। तो ट्रायंगल को फॉर्म कर दो आप, एक काम करो, देखो सबसे पहले मैंने F1 को ड्रॉ कर दिया, फिर F2 किधर है, ऊपर है, सेम ऑर्डर में रखना है, तो यहां मत चिपका देना इसको, सेम ऑर्डर मतलब यहां चिपकाओ। ये देखो F2 वेक्टर आ गया ना, एंगल 90 है। अब F3 किधर आना चाहिए, क्लोज होगा ना, पक्का कंफर्म है, तो ये F3 इधर ही आएगा, तभी तो ये रिजल्टेंट 0 आएगा, और F3 है भी इधर ही, देखो। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके अलावा एंगल ये 90 ले लिया हमने, ये लेंथ कितनी है, F1 का मैग्नीट्यूड कितना है 4, F2 का मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो ये बताओ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाइपोटेनस कितना आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, सिंपल। तो ये F3 सिंपल ही आ गया ना एकदम, F3 बराबर आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का अंडर रूट, कितना है बेटा 16 प्लस 9 का अंडर रूट 5, तो ये 5 आ गया डायरेक्ट ही। अब आपसे एंगल थीटा पूछा है, थीटा देख लो कौन सा एंगल है, F3 यूं है ना, इस रेफरेंस लाइन से ये वाला एंगल थीटा है, तो उसी के अकॉर्डिंग एंगल फाइंड कर लो। देखो ये है एंगल थीटा, देखो F3 इधर है ना, ये वाला एंगल थीटा पूछा आपसे। अच्छा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, अल्टरनेट एंगल है, बोलो है ना, तो थीटा पूछा है तो थीटा फाइंड कर लो। अच्छा कोस फाइंड करना है, कोस फाइंड कर लेते हैं, चलो कोस थीटा सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5, तो cos थीटा 4/5 थीटा बराबर 37 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा ये तो कुछ भी नहीं रहा, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम एक ही या 2 लाइन के अंदर अंदर आंसर आ गया ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऐसा कभी नहीं लिखा होता कि इसको लामीस थ्योरम से ही डिराइव करो या प्रूफ करो या सॉल्व करो, ऐसा कभी नहीं होगा। आपसे आंसर पूछेगा केवल, और आंसर के लिए बेटा आपका माइंड हाथों हाथ क्विक करना चाहिए भैया, क्विक एक्शन होना चाहिए, और ज्योमेट्री सबसे बेस्ट रहती है, ज्योमेट्री ही मेन चीज है। लामीस थ्योरम किससे आई है, लामीस थ्योरम ही तो ज्योमेट्री से आई है ना, तो ज्योमेट्री अगर आपकी सही है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं अटकोगी, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल्स लेता हूं, फिजिक्स के ऊपर बेस्ड, ठीक है, उन क्वेश्चंस को अपन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और फिर इसको वीडियो को पॉज करके बेटा पढ़ें जरा आप। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज हैंगिंग विद हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग्स, एक ऑब्जेक्ट है m मास का, इसको 2 धागों से आपने लटका रखा है ना, 2 स्ट्रिंग्स हैं, इससे आपने अटैच कर रखा है। ग्रेविटेशनल फोर्स mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड mg इज अ फोर्स which is acting downward on this object. The tension force in both strings
in this string tension force is T2. This is also a force, this is also a vector quantity, and for this string tension is T1, this is also a force, are acting along the length of the strings, along the length. If object is in equilibrium, if object is in equilibrium, ये मैं अभी बताता हूं आपको, then find the value of T1 and T2 in terms of mg. ये कह रहा है जो ऑब्जेक्ट है ना वो इक्विलिब्रियम में है, वो कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहे का मतलब ये हो गया फोर्स जो लग रहे हैं ना उसके ऊपर वो अल्टीमेटली उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, वो वहीं का वहीं पड़ा है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो कितना है, जीरो है। समझ रहे हो? इस चीज को अभी थोड़ा सा आप माइंड में रखें, बाकी जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह आप पढ़ोगे, चैप्टर्स पढ़ोगे, तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूं, इक्विलिब्रियम मींस इक्विलिब्रियम मींस नेट या रिजल्टेंट फोर्स कितना है, जीरो है, मतलब रिजल्टेंट जीरो है। मतलब मैं अगर इनको वेक्टर में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, T1 वेक्टर प्लस T2 वेक्टर प्लस mg वेक्टर, इसके ऊपर भी वेक्टर लगा दिया मैंने, और बराबर कितना है, जीरो है। और जब जीरो है तो आप लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हो या ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो, जो चाहे वैसे कर सकते हो। ठीक है, लामीज थ्योरम से भी आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, बड़ा इजी है, कोई हाईफाई नहीं है। तो लामीज थ्योरम से देखें अपन, देखो इधर लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2, इधर है बेटा mg। mg जो है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो कि आपको दे रखा है, और ये वाला एंगल 90 है बेटा। अच्छा ये वाला एंगल 30 दे रखा है आपको, ये वाला एंगल भी 90 होगा, तो इसका मतलब ये टोटल एंगल अपन को पता लग गया यहां पर। ये वाला एंगल कितना है, ये आ जाएगा 90 प्लस 30, आ गया ना। अच्छा ये 90 है, क्या आप ये बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना आएगा? देखो ध्यान से देखना, एक लाइन और ड्रॉ की है मैंने ऐसे, T1 के जस्ट कोलिनियर है ये लाइन को और इस लाइन को देखे तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये 30 है ना, तो ये पूरा यहां से यहां तक कितना आएगा, 90 है। 90 में 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बचा, 60। अच्छा ये 60 ये 90 है, तो फिर इसका मतलब ये पूरा जो एंगल आएगा ये वाला एंगल, ये 90 प्लस 60 हो जाएगा ना। ठीक है, अब आप वो लामीज थ्योरम अप्लाई कर दो, चलो करो अप्लाई। तो mg अपॉन में साइन ऑफ दिस एंगल, mg अपॉन में साइन ऑफ दिस एंगल इज 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 आ गया बराबर। अब T1 को ले लेते हैं, T1 अपॉन में साइन ऑफ दिस एंगल 90 प्लस 60 इज इक्वल टू, अब T2 आ जाओ, T2 अपॉन में साइन ऑफ दिस एंगल साइन 90 आ गया। ठीक है, अब इनसे वैल्यू बेटा कैलकुलेट कर सकते हो आप आसानी से। तो mg अपॉन में साइन ऑफ 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और 90 है तो कन्वर्जन भी हो जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस के अंदर, cos 30 आ गया बराबर। इसको भी कन्वर्ट कर दो, T1 अपॉन में साइन 90 प्लस 60, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, साइन किस में बदल जाएगा, 90 है ना, तो cos में बदल जाएगा, तो cos 60। नेक्स्ट है T2 अपॉन में साइन 90, अब इनकी वैल्यू रख दो बेटा, mg अपॉन में cos 30 इज √3/2, cos 60 इज 1/2, 1 है डिवाइड में 2 ऊपर आ गया, साइन 90 इज 1 लो। अब आपको T1 चाहिए तो इन दोनों को बराबर कर दो, इन दोनों को इक्वल करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, T1 कितना आ गया, mg/√3 बोलो। और अगर आपको T2 चाहिए तो इन दोनों को बराबर कर दो, इन दोनों को बराबर करोगे तो T2/1 है, तो T2 बराबर कितना आ गया, 2mg/√3, खत्म। आई बात समझ में, कितना सिंपल है देखो। और वैसे अगर आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, ट्रायंगल बना करके देखो कैसे। mg वेक्टर डाउनवर्ड है, बना दो, T1 किधर है, इधर की तरफ है, ये बना दो, सेम ऑर्डर में रखना है, ये मैग्नीट्यूड लिखे मैंने, और फिर T2 क्लोजिंग साइड इधर की तरफ होनी चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट 0 आएगा। ये लो जी, ये T2 बन गया। अब एंगल 30 देख लेना, एंगल 30 कौन सा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। एंगल 30 देखो, एंगल 30 बन रहा है T2 के साथ, और वो भी वर्टिकल के साथ। देखो ये है 30, और जब ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, अल्टरनेट एंगल होगा।
ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब कुछ भी नहीं है, देखो ये 30 है तो ये वाला 60 आ जाएगा, फिर 90 60। अब आपको T2 चाहिए तो देखो mg पता है ना, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, mg अपॉन में हाइपोटेनस मतलब दिस बाय दिस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बराबर आ जाएगा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो T2 उधर जाएगा, 2 उधर चला जाएगा एंड √3 डिवाइड में आ जाएगा। T2 बराबर कितना आया 2mg/√3, समझ गए ना, √3/2, 2 इधर √3 नीचे। सिमिलरली T1 चाहिए तो परपेंडिकुलर mg है, बेस T1 है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 के अंदर आता है, तो 1060 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस mg/T1। 1060 होता है √3 और T1 इधर आ जाएगा, √3 डिवाइड में आ जाएगा, T1 बराबर कितना आया mg/√3, ये लो डायरेक्ट भी आ गया, है ना। तो वो उसी से निकल के आया बेटा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, वही आंसर आएगा, उसी तरीके से आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इफ रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 3 वैक्टर्स इज 0, मतलब अगर 3 वैक्टर से ज्यादा अगर वैक्टर्स हों और सभी का रिजल्टेंट अगर 0 हो, ठीक है, तो अगेन वही सेम चीज, रिजल्टेंट अगर 0 है तो सारे के सारे जो एरो होंगे ना, जो वैक्टर्स होंगे वो सेम ऑर्डर में होंगे और वो एक पॉलीगन को फॉर्म करेंगे। जैसे ध्यान से देखना, इधर मान लीजिए ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, ये D वेक्टर है, ठीक है। इधर E वेक्टर ले लिया, चलो मैंने इधर F वेक्टर ले लिया, तो फाइनली यहीं आ गया ना, इसी पॉइंट पे आ गया ना, पूरे साइकिल के अंदर है। तो रिजल्ट कितना निकला, घूम फिर के वहीं आ गए, रिजल्ट कितना निकला 0, कोई आउटपुट नहीं आया। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब अगर रिजल्टेंट 0 है तो वो पॉलीगन को फॉर्म करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं ऐसी शेप हो, कुछ भी शेप हो सकती है। तो इस डायग्राम से क्या कंक्लूजन निकला, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। सभी का वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, सभी का वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा यहां पर। अब आपसे कोई कहे ना कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस केस में, आपसे कोई कहे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस केस में, कि वो लाई करे उसके उस रीजन के अंदर लाई करे बेटा, है ना। तो इस केस में जैसे मैं ये कहूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, सी का सी है, डी का डी है, ई का ई है, एफ का एफ है, तो उस केस में मैं कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं कि जैसे एफ है, लास्ट वाला एरो एफ है, तो मैं ये कंफर्म कह सकता हूं कि जो एफ है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होगा, ये कंफर्म है। एफ की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, उससे कम होगा। एफ इससे ज्यादा किसी भी हालत में नहीं हो सकता, एफ इससे ज्यादा किसी भी हालत में नहीं हो सकता भाई, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं अगर सभी एरो को सेम ऑर्डर में अरेंज कर दूं, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है सी वेक्टर है, ठीक है, एंड देन डी वेक्टर है, देन ई वेक्टर है, करेक्ट। तो इसका मतलब जो क्लोजिंग साइड होगी वो भी सेम ऑर्डर में ही होगी, सेम ऑर्डर में होगी, इसका मतलब वो जो एरो होगा वो यूं बनेगा, देखो ये पॉसिबिलिटी ये बन सकती है सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब जो एफ का जो मैग्नीट्यूड है ना वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, लेंथ ही तो है, तो इसके बराबर हो सकता है या इससे कम होगा, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। ये कंडीशन, ये कंक्लूजन अपन यहां से दे सकते हैं बेटा, समझ सकते हैं अपन को इससे, ठीक है। मिनिमम की जहां तक बात आती है, मिनिमम वाली कंडीशन की बात करें अपन, मिनिमम को थोड़ा फाइंड करना थोड़ा सा टिपिकल काम है, लेकिन अपन जैसे 3 वेक्टर से ज्यादा वेक्टर्स हैं, 4 हैं, है ना, तो अपन थोड़ा डाटा बेसिस पर अपन स्टडी कर सकते हैं बाकायदा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डाटा बेसिस पे अपन चेक जरूर कर सकते हैं कि क्या मिनिमम वैल्यू इतनी हो सकती है ना। तो जैसे यहां पर अगर आपसे कोई कहे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो बेटा वो डिपेंड करेगा कि ए ज्यादा है कि बी ज्यादा है ना, सी ज्यादा है कि सी डी ज्यादा है, उनमें से कम ज्यादा कौन है, सब्ट्रैक्ट किसको करना है, जिससे आप मिनिमम वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैक्सिमम वैल्यू को जरूर अपन कह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम ही रहेगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू जो भी होगी ना इसकी, वो डाटा के बेसिस पर ही आप बता सकते हो, ओके, उसी बेसिस पर आप चेक कर सकते हो कि मिनिमम क्या है।
अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इसको। तो यहाँ मैंने 4 का कॉम्बिनेशन लिया, 3 वाला कॉम्बिनेशन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, समझा भी दिया था। 4 के कॉम्बिनेशन में हो तो कैसे पता लगाएं कि ये 0 हो सकता है नहीं हो सकता, है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बन जाता है अपने आप में। तो यहाँ ध्यान से आप बेटा समझना, इसको थोड़ा दिमाग लगेगा, हल्का सा टफ है, मामूली सा। फर्स्ट कॉम्बिनेशन जैसे इसको चेक करना आपको कि इसका 0 हो सकता है क्या रिजल्टेंट। अगर 0 है इसका मतलब ये पॉलीगन बनाएंगे और वो क्लोज हो सकता है, ठीक है, ओके। तो इसमें ये वाला ए मान लीजिए, ये वाला बी मान लीजिए, और ये वाला सी और ये डी, ये चारों के चारों जो वेक्टर्स होंगे वो क्लोज हो सकते हैं, ये चेक करना है। तो एक काम कीजिए, आप ए बी सी को चेक करो सबसे पहले, ए बी सी को, ठीक है। और ए बी सी से ये जज करो क्या डी जो है वो मैच हो सकता है उससे। जैसे मैं बताऊं, देखो ए बी सी जो आपको पास मिल रहा है यहां पर, क्या ये ट्रायंगल बना सकते हैं। ए बी सी को देखो, केवल ए बी सी को देखो, क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। 4 6 8 है, 4 है और 6 है ना, 4 एंड 6 है। केवल 4 एंड 6 को देखो, 4 एंड 6 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 + 6 10, और मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए ना, मैक्सिमम वैल्यू 10 एंड 2। और नेक्स्ट नंबर जो सी है वो 8 है, और 8 इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब 8 जो है वो 4 एंड 6 के साथ मिलकर ट्रायंगल बना सकता है। मतलब 4 6 8 का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ 4 6 8 का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। इज दैट क्लियर। और उस रिजल्टेंट को अगर अपन देखें तो वो आप इस वे से बना सकते हो, जैसे ये 4 हो गया, ये सपोज 6 हो गया, और ये सपोज 8 हो गया, तो इनका रिजल्टेंट 0 हो गया ना। इनका रिजल्टेंट 0 होने का मतलब जो फोर्थ है ना, फोर्थ जो डी है, मतलब ये ए माना है मैंने, ये बी माना है और ये सी माना है। तो ए बी सी का रिजल्टेंट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब जो डी है ना, डी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी, डी की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वो 0 हो सकती थी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। अगर यहाँ 0 होता ना तो भी आंसर ये सही होता। तो डी की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम तो मैंने बताया था आपको, इन तीनों का सम कर दीजिए, 4 + 6 हो गया 10, 10 + 8 हो गया 18। तो डी की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 18 के बीच में कुछ भी हो सकती है। और ये 5 है, इसका मतलब ये 0 पॉसिबल है। तो 0 अगर यहाँ पे आ रहा है और यहाँ 18 आ रहा है, और यहाँ पर बट ईयर डी इज इक्वल टू 15 है ना, 5 सॉरी, यहाँ पे क्या है, हियर डी इक्वल टू 5 और 5 इसके बीच में है, इसका मतलब 0 पॉसिबल है। समझ में आ गई बात। 3 एरो कर लो और उससे आप डिसाइड करो। जैसे देखो यहाँ देखो, यहां पर मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी एंड इसको डी। चलो देखते हैं एबीसी को। देखो सबसे पहले एबीसी की अगर अपन बात करें 10 20 एंड 30 है, 10 20 एंड 30 है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर 10 + 20 30 आ रहा है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू सेटल हो रही है उससे। मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट 0 आ रहा है ना, 10 20 एंड 30 का। तो मतलब इनको अगर साइक्लिक ऑर्डर में अगर अपन अरेंज करें तो ये 10 है, ये 20 और ये 30 यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है इस तरफ, मतलब सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो वापस घूम के ए बी एंड सी, ठीक है। ये ए है, ये बी है मैग्नीट्यूड, और ये सी है मैग्नीट्यूड कितना है इसका 30। तो क्या 0 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है ना 0, इसका मतलब इनका भी 0 हो सकता है। तो जो फोर्थ जो वेक्टर है ना उसका मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है। तो यहाँ पर जो डी है ना, वो डी की वैल्यू अगेन 0 आ रही है, मिनिमम आ रही है ना। और मैक्सिमम की बात करें तो इन तीनों का सम कर दो, तो 20 + 10 + 30, तो ये आ जाएगा 10 + 20 + 30। इसका मतलब जो डी की वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आ जाएगा 60। बट डी कितना दे रखा है 80, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है ना। इस वे से बेटा आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो 6 12 20 एंड 1, 6 12 20 एंड 1। चलो देखते हैं 6 एंड 12, 6 एंड 12 की बात करें तो आता है 18, और 12 - 6 आता है 6। बट 18 और 6 के बीच में 20 लाई नहीं करता, 20 लाई नहीं करता। इसका मतलब मिनिमम वर्स्ट केस क्या होगा, देखो 6 इधर 12 इधर, ये ए है ये बी है, तो इसका मतलब जो सी है ना, सी वो 20 है, और 20 किधर आ जाएगा इस तरफ,
मिनिमम से मिनिमम केस लिया हमने, ठीक है। तो 6, 12 एंड 20 मैंने इधर ले लिया, ये 18 है ना, 18 है ना ये, तो 6, 12 एंड C20 ले लिया मैंने। तो रिजल्ट को अगर आपको जीरो करना है तो वापस साइक्लिक ऑर्डर में लेके आना पड़ेगा। देखो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज द डी वेक्टर, समझ रहे हो बात को, दिस इज द डी वेक्टर। एंड डी वेक्टर का फिर मैग्नीट्यूड कितना बचेगा, देखो ये तो हो गया 12 6 18, ये हो गया 20, तो ये मिनिमम 2 होना चाहिए, समझ रहे हो, ये 2 आ रहा है यहां पर, उससे तो कम किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा, डी की वैल्यू उससे कम किसी भी हालत में नहीं मिलेगी अपन को, कंफर्म है। अगर आप सोच रहे होंगे ना कि इससे कम हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। देखो जैसे अगर मैं 6 ऐसे डिफाइन करूं, ठीक है, और 12 अगर मैं ऐसे डिफाइन कर दूं, तो एक बात बताइए, जो सी है ना, C20 है, तो ये 6 और 12 होगा, तो ये लेंथ तो वैसे भी 20 से भी कम हो जाएगा ये लेंथ, क्योंकि मैक्सिमम 20 जो है, या ये कहो कि 18, ये 18 है ना पूरी पूरी यहां से यहां तक, तो ये 18 से भी कम हो जाएगा, और 18 से कम होगा, अगर फिर भी मैंने 20 अगर इधर अरेंज कर दिया तो ये 80 से कम है, इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस 2 से ज्यादा हो जाएगा, 2 से ज्यादा हो जाएगा, तो डी को जीरो करने के लिए इधर लेके आओगे तो ये डी की लेंथ 2 से ज्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो बात को। और फिर अगर आप ये सोचो नहीं जी मुझे 20 को किसी एंगल पे रखना है, तो एंगल पे रख दो, देखो ये 6 ये 12, अगर मैं 20 को किसी एंगल पे रख दिया तो लेंथ और बढ़ जाएगी ये वाली, ये तो और बढ़ गई ना। फिर इसको डी को अगर इसको जीरो करना है तो डी की वैल्यू तो फिर 2 से भी बहुत ज्यादा हो जाएगी फिर वैल्यू। तो यहां से ये क्लियरली मालूम चल रहा है अपन को कि यहां पर डी की जो मिनिमम वैल्यू है बेटा, मिनिमम वैल्यू एट द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी, मिनिमम डी मिनिमम शुड बी 2, बट यहां पर डी की वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही है, बट ये डी इक्वल टू कितना दे देगा 1, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट। इस वजह से आप सोच सकते हो। नहीं तो एक और सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं वो भी क्या है, देखो इसमें अगर एक और अप्रोच देखो, जैसे इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, और इसको मैंने सी मान लिया, और इसको मैं डी मान लेता हूं, चलो तो एक बात बताओ, जो डी है वो डी की वैल्यू, डी ये है अब 20, डी की वैल्यू कंफर्म है ए प्लस बी प्लस सी से कम होना चाहिए ना, तो बताओ ए कितना है 1 है, बी कितना है 12 है, और सी कितना है 6 है, तो डी की वैल्यू 6 प्लस 1 कितना आ गया 7, 7 प्लस 12 मतलब 19, 19 से कम होना चाहिए ना, देख लो अच्छे से, ये आ गया 6, ये आ गया 12, ये आ गया 1, तो ये यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि ये 12 है और ये 6, 18 और एक 19 है ना, 19 से ही कम होना चाहिए, और ये कितना है 20 है, हियर डी हियर हाँ हियर डी इक्वल्स टू 20, तो ये मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, समझ आ रही बात। इस वजह से थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो इस वजह से भी आप सोच सकते हो, जैसे इसको हमने वैसे ही किया था, डी मैक्स के कॉन्सेप्ट से किया था, और इसको भी देखना चाहो तो इसको भी देख सकते हो। जैसे हाँ इसमें थोड़ा सा समस्या ये रहेगी, क्योंकि अगर आपने ए बी सी छोटे वालों को माना है तो सी जो है वो 8 आ रहा है, लेकिन मिनिमम वैल्यू का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं आ रहा, मतलब मिनिमम वैल्यू को अपन डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ पर, मतलब इस वजह से आप मैक्सिमम वैल्यू जरूर अपन चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू से अगर ज्यादा आ रहा है तो मामला उकचुक हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू से जरूर चेक कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू से डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, मिनिमम वैल्यू के लिए आपको बेटा माइंड यूज करना पड़ेगा अपना, उससे सोचना पड़ेगा। बाकी इसको हमने उस वे से भी कर दिया, हो गया, ठीक है। तो चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल काफी प्यारा आर्टिकल है बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट? यहां मैंने एक एरो ड्रॉ कर रखा है आर वेक्टर, राइट। कंपोनेंट का सीधा सीधा मीनिंग है कि आर वेक्टर जिन वेक्टर से मिलके बनाए ना, आर वेक्टर जिन वेक्टर से मिलके बनाए उन्हीं वेक्टर्स को अपन बोलते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर्स फ्रॉम विच द मेन वेक्टर is formed are called components of a vector.
ठीक है, वेक्टर्स फ्रॉम विच द मेन वेक्टर इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपको चुटकी में समझ में आ जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। जैसे ये आर वेक्टर दिख रहा है आपको, तो इस आर वेक्टर को मैं ऐसे बना सकता हूं, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आर वेक्टर इन सबका रिजल्टेंट है, देखो सेम ऑर्डर में है, और ये क्लोजिंग साइड अपोजिट ऑर्डर है। ये वाला वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। आई कैन राइट आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। Here a vector, comma b vector, comma c vector and d vector are components of r vector. These are the components of r vector. क्योंकि ये r vector इनसे मिलके बनाए। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो r vector है उसके तो कंपोनेंट ढेर सारे बना सकते हो आप, इनफाइनाइट, है ना। मतलब इसी वेक्टर को अगर मैं यहां ड्रॉ कर दूं, देखो वापस ड्रॉ कर दिया, और अब मैं कोई और वेक्टर ले लेता हूं। जैसे मान लो मैंने इधर ले लिया एक, ठीक है, एक इस तरफ ले लिया, एक इस तरफ कंसीडर कर लिया, एक इस तरफ कंसीडर कर लिया। देखो क्या नहीं बना सकते? क्या बना सकते हैं। इसको नाम दे दो, चाहो तो इसको ए वेक्टर नाम दे दो या कुछ और नाम दे दो। जैसे ए वेक्टर दे दिया, चलो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। बताओ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर ना, दिस इज आर वेक्टर। तो अगेन मैं यहां पे लिख सकता हूं आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। और कोई जरूरी नहीं है कि डी वेक्टर, ई वेक्टर भी ले सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि केवल 4 तक ही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दिस इज डी वेक्टर एंड दिस इज ई वेक्टर एंड दिस इज एफ वेक्टर। लो अब ठीक है, तो प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। तो यहां पर देखा जाए ये सारे के सारे क्या कंपोनेंट्स हैं। ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं ये कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। समझ आई बात? तो कंपोनेंट्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। देयर मे बी इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। ऑफ एनी वेक्टर। ये ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स बन सकते हैं बेटा। समझ आई बात? लेकिन कंपोनेंट्स में कुछ फेमस कंपोनेंट है, ठीक है, उनको अपन डिस्कस करते हैं। ऑब्लिक कंपोनेंट्स, जैसे अभी अभी हमने कंपोनेंट्स की डेफिनेशन देखी, समझी, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे वेक्टर से मतलब बना सकते हो आप मेन वेक्टर, लेकिन अब हमें केवल 2 वेक्टर से, ओनली 2 वेक्टर से उस मेन वेक्टर को फॉर्म करना है, ठीक है, केवल 2 वेक्टर से। और उसमें ये 2 टाइप के कंपोनेंट फेमस है, लेकिन इनमें भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो ज्यादा फेमस है। मैं एक एक करके आपको ये समझाता हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? ऑब्लिक कंपोनेंट्स। ये आर वेक्टर आपको नजर आ रहा है, ये मेन वेक्टर है, और इस मेन वेक्टर को मैं ये कह सकता हूं ये मेन वेक्टर इन 2 वेक्टर से मिलकर बना है। यहां पर मैंने कौन सा लॉ लगाया है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दोनों का रिजल्टेंट डायगोनल। ट्रायंगल लॉ से समझे तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। दोनों चीजें यहां पे एक साथ समझ सकते हो। अच्छा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज आर। तो मैं यहां पे सिंपल लिख देता हूं ऐसे ही, मॉड ऑफ आर वेक्टर इज आर। ये मेन वेक्टर है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर, राइट। ये इसके दोनों पार्ट हैं। आप ये कह सकते हो इन दोनों से मिलकर के आर बना है ना, इन दोनों से मिलकर के आर बना है। या आर को अगर स्प्लिट कर दें, अपन तोड़ दें, स्प्लिट कर दें, तो ये 2 टुकड़े बन जाएंगे। बोलो बोलो, इनसे ही मिलके आर बना है, या आर को स्प्लिट कर दो तो ये 2 पार्ट बन गए इसके। अब मैं आपसे इनका मैग्नीट्यूड पूछना चाहता हूं। जैसे ये वाला एंगल अल्फा दे रखा है आपको, देखो, और ये वाला एंगल बीटा है। अल्फा ए वेक्टर बनाना है, आर बना रहा है आर वेक्टर के साथ, और बीटा जो है वो बी वेक्टर बना रहा है आर वेक्टर के साथ। तो बताइए जरा ए का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? यहां पर ए का मैग्नीट्यूड अपन पता कर सकते हैं क्या? बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। देखो ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी बीटा आ जाएगा।
सही है। अच्छा ये एक्सटीरियर एंगल है, देखो ये अल्फा, ये बीटा, ये एक्सटीरियर एंगल है, कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो बताओ ये अंदर वाला जो एंगल है अकॉर्डिंग टू साइन लो, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, ये अंदर वाला एंगल कितना आ जाएगा पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा ना, ये पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो अब एक बात बताइए, ये लेंथ आर के बराबर है, ये लेंथ ए के बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, ये लेंथ बी के बराबर मतलब मैग्नीट्यूड बी है, तो इसका भी बी होगा ना, ये लेंथ सेम होगी, पैरेललोग्राम बनेगा। तो अब साइन लो अगर आप लगाओगे, फ्रॉम साइन लो, ध्यान से देखना, आर अपॉन में साइन ऑफ दिस एंगल, आर बाय साइन ऑफ दिस एंगल, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, आर अपॉन में साइन ऑफ दिस एंगल, वेक्टर मतलब लगा देना, मैग्नीट्यूड है ये, मैग्नीट्यूड में रहता है सारा, आर अपॉन में साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर ए अपॉन में साइन बीटा बराबर बी अपॉन में साइन अल्फा, ठीक है, बी अपॉन में साइन अल्फा, ए अपॉन में साइन बीटा एंड आर अपॉन में साइन पाई माइनस अल्फा। अच्छा साइन पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और पाई है तो कोई कन्वर्जन भी नहीं होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं आर अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन अल्फा। तो इन दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे तो इन दोनों से क्या चीज निकल गई, देखो साइन बीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर हमारे पास ए बराबर आ जाएगा आर साइन बीटा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो ऐसे ही इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को, तो b बटा में साइन अल्फा बराबर आर अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो b बराबर कितना है बोलो, b बराबर आ गया आर साइन अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा। ये लो देखो दोनों कंपोनेंट आ गए इन टर्म्स ऑफ आर एंड अल्फा बीटा, इन टर्म्स ऑफ आर एंड अल्फा बीटा b की वैल्यू भी आ गई, तो ये दोनों इसके कंपोनेंट्स आ गए, दीज आर द ऑब्लिक कंपोनेंट्स। ये ज्यादा फेमस नहीं है, इसको ज्यादा यूज नहीं करना है अपन को, ठीक है, इसको एज ए मतलब इसकी जो ज्योमेट्री है ना, इसमें जो वेक्टर जो मैंने लगाया बस मैथमेटिक्स के लिए आप कह सकते हो, इसको हमने समझ लिया एक तरीके से, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स हैं इसके, ऑब्लिक कंपोनेंट्स हैं, तिरछे हैं थोड़े से, तो ये ए एंड बी की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब यहां हो जरा, ये खास है और इस पे ज्यादा गौर करना है अपन को। आर वेक्टर दिख रहा है आपको, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है आर, ये वाला एंगल थीटा है, रेक्टेंगुलर नाम है ना, इसका मतलब ये दोनों जो एरो है ना, दोनों जो कंपोनेंट है वो एकदम परपेंडिकुलर है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज बी, सिंपल। दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन लगा दिया तो रिजल्टेंट इधर ही जाएगा। और ट्रायंगल लो से समझे तो कैसे कर सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, कोई दिक्कत, या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बी वेक्टर ए वेक्टर इधर है ना, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, ठीक है। तो कम्यूटेटिव जो लो है इसको फॉलो करता है, उसमें ऑर्डर आगे पीछे करते तो कोई बदलाव नहीं आता। तो ये तो बड़ा आसान है बेटा, देखो ट्रायंगल बन गया ना, सिंपल। देखो ये लेंथ किसके बराबर है, बी के बराबर है, ये लेंथ किसके बराबर, ए के बराबर, ये किसके बराबर, आर के बराबर, ये एंगल है थीटा, तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो अब आप ये बताइए, अगर आपको ए फाइंड करना है तो ए बराबर देखो, ए देखो बेस है ना, और ये वाला एंगल थीटा, थीटा के पास वाला बेस, हाइपोटेनस कितना है आर है, आर पता है, हाइपोटेनस पता है, तो बेस कितना आ जाएगा आर कोस थीटा। सिमिलरली परपेंडिकुलर थीटा के सामने परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो बी बराबर आर साइन थीटा। तो भैया कॉस थीटा बराबर ए बाय आर, तो ए बराबर आर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर बी बाय आर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बी बाय आर, तो बी बराबर आर साइन थीटा। देखो कितना सिंपल है ना, बहुत ही आसान है। देखो मतलब अपन कह सकते हैं कि जो आर वेक्टर है ना वो इन दोनों वेक्टर से मिलके बनाए, या आर वेक्टर को स्प्लिट कर दोगे तो दो पार्ट बन जाएंगे। ये बोलो बोलो बोलो, अगर आर को लिखना है तो अकेले आर को लिखो, आर को तोड़ना दो पार्ट में तोड़ सकते हो, ये लो इन दोनों से मिलके बनाए, करेक्ट, इस टाइप से। तो ए इक्वस टू आर कॉस थीटा, बी इक्वस टू आर साइन थीटा, थीटा के पास वाला कॉस थीटा जाएगा, थीटा के सामने वाला साइन थीटा जाएगा, ऐसे ध्यान रखो। तो आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, मतलब आर साइन थीटा ये वाला और आर कॉस थीटा, थीटा के पास वाला कॉस थीटा, करेक्ट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब जो बेसिक जो वेक्टर्स हैं इनसे मिलकर के मेन वेक्टर बनाए बेटा, ठीक है। वैसे तो कंपोनेंट इनफाइनाइट बन सकते हैं लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सबसे खास है, ये सबसे खास है, इसी का यूज करेंगे आगे अपन, ठीक है बेटा। तो आप आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लगवा देता हूं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे बेटा। थैंक यू।